ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग की जो क्लासेस चल रही थी फिटर फर्स्ट ईयर के लिए, उसका पार्ट 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का सेक्शन बना होगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको फिटर फर्स्ट ईयर थ्योरी के नाम से आपको वहाँ पे जो है फिटर फर्स्ट ईयर का जो है लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो जो इसके पहले की है प्लस आज वाले सभी इकट्ठे आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। बाकी जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा www.globaliti.org। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो इसके पहले के जितने भी मैंने 10 पार्ट करा रखे हैं, कोई भी वीडियो आप स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्टिंग के 2 मिनट के अंदर मैंने यही चीज बताया हुआ कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो मैं दोबारा यहाँ नहीं बताऊंगा। आप इसके पहले की जो 10 वीडियो ना, कोई भी वीडियो ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कैसे आपको पीडीएफ इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। ठीक है, कि फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। कि जब हम यहाँ पे इंग्लिश वाला देखिए, व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेस प्रोड्यूस्ड ऑन फाइल सरफेस। कि अगर हम किसी सरफेस पे क्या कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास सरफेस सतह है, कोई मेटल है, उस पर जब हम फाइल कर रहे हैं, फाइल सरफेस मतलब उस पर जब फाइल किया जा रहा है तो क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, स्क्रैच आ रहा है। मतलब जब हम फाइल से फाइलिंग कर रहे हैं किसी सरफेस पे तो उस पे क्या हो रहा है, स्क्रैच आ रहा है। जबकि भाई फाइल हम इसलिए तो करते हैं ताकि हमें चिकनी सतह मिले, स्मूथ सतह मिले, फिनिश सतह मिले। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब फाइल से फाइलिंग की जा रही है तो उस सरफेस पे क्या आ रहा है, स्क्रैच आ रहा है। स्क्रैच क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, यही ये पूछ रहा है कि पिनिंग की वजह से, ग्लेजिंग की वजह से, फाइल बाइट की वजह से, वार्पिंग की वजह से। वार्पिंग क्या होता है, देखिए वार्पिंग का मतलब ऐंठना होता है। क्या होता है वार्पिंग का मतलब, ऐंठना, कि फाइल में ऐंठन आ जाए। ठीक है, तो फाइल में बीच में तो ऐंठन आएगा नहीं। जब फाइल की हार्डनिंग वगैरह करते हैं उसे तेल में जब डुबोया जाता है तब उसमें ऐंठन आने की संभावना रहती है। इसीलिए हम फाइल को कभी भी जब तेल में डुबोते हैं उसकी हार्डनिंग करने के लिए तो खड़ी अवस्था में डुबोया जाता है। इस अवस्था में खड़ी अवस्था में, कभी लिटा के नहीं। उसमें ऐंठने का डर रहता है, वार्पिंग आने का। वार्पिंग का मतलब है ऐंठना, ऐंठन आने का डर रहता है, मुड़ सकती है फाइल, इसीलिए उसे खड़ी अवस्था में डुबोते हैं। तो वार्पिंग से कोई मतलब नहीं है इस स्क्रैच का। ठीक है, ग्लेजिंग, तो जो ग्लेजिंग वर्ड है ना, कहाँ यूज होता है, यह यूज होता है आपका ग्राइंडर में। कहाँ यूज होता है, ग्राइंडर में यूज होता है। जब ग्राइंडिंग की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, ग्राइंडिंग की बात की जाती है। तो जब ग्राइंडिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पर हम ग्लेजिंग की बात करते हैं। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, तो व्हील में जब हमारे क्या हो, व्हील के जो कण है, ग्राइंडिंग व्हील पे हमारे अनेक छोटे छोटे पार्टिकल कण से मिलकर के हमारे ग्राइंडिंग व्हील बने होते हैं। तो जो ग्राइंडिंग व्हील होता है तो उसमें क्या होता है, कई क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के वो ग्राइंडिंग व्हील पूरा मोटा सा बना होता है। एक पार्टिकल नहीं होता, ऐसे महीन महीन नुकीले धार वाले कई सारे पार्टिकल होते हैं। तो एक एक पार्टिकल यहाँ पे घिसता जाता है या अपना स्थान छोड़ के हटता जाता है और नीचे से फिर नया नुकीला पदार्थ यहाँ पे इसका जो पार्टिकल है बाहर आ जाता है। इसलिए ग्राइंडिंग व्हील कितनी भी छोटी होती जाए लेकिन उसकी जो फिनिशिंग करने की प्रक्रिया है, जैसे वो नए पे कर रहा था वैसे ही छोटी होने पर भी करता है। इतनी बड़ी ग्राइंडिंग व्हील है, घिस करके इतना सा हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, इतना बड़ा से इतना सा हो जाएगी, तब भी वो वैसे ही फिनिशिंग करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अलग अलग पार्टिकल से बना हुआ है। ऊपर वाला पार्टिकल निकलेगा, फिर नया वैसा ही तेज धार वाला नया पार्टिकल फिर आ जाएगा। इसलिए ग्राइंडिंग व्हील लगातार वैसे ही काम करता रहता है। तो ग्राइंडिंग व्हील की जब बात आती है तो वहां पे ग्लेजिंग आता है। ग्लेजिंग कब बोलते हैं, कि जो ऊपर वाला कण घिस, जैसे कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो जो ऊपर वाला पार्टिकल यहाँ पे घिस जाए और वो घिसने के बाद क्या करे, अपने स्थान को ना छोड़े। क्योंकि ये जब टूट के निकलेगा तब तो नया वाला बाहर आके अपना काम करना शुरू करेगा। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाए, बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो, जिसकी वजह से यह पार्टिकल यहाँ घिस तो गया, पूरा घिस करके खत्म हो गया, लेकिन वो अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है जिससे कि नया वाला सामने आए। जब वो अपना स्थान नहीं छोड़ता या पूरा अच्छे से घिस जाता है तो वो क्या होता है, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है ना, वो चमकने लगता है, उसकी सरफेस चमकदार हो जाती है, शीशे की तरह चमकने लगती है। भाई जब कोई चीज बिल्कुल घिस जाएगा तो वो घिस जाएगा तो प्लेन हो जाएगा तो वो चमकने लगेगा। जब अपने स्थान नहीं छोड़ते चमकने लगते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग बोलते हैं। इस चीज को क्या बोला जाता है, ग्लेजिंग बोला जाता है। तो ये ग्राइंडिंग की बात होगी। जबकि यहाँ पे हमसे फाइल की बात किया था, तो फाइल में क्या होगा, पिनिंग, जो ऑप्शन ए है पिनिंग कहलाता है। पिनिंग क्या होता है, तो जो फाइल होती है हमारी ना, इस टाइप से जब हमारी फाइल होती है, ये हो गई हमारी क्या, फाइल। तो फाइल से जब हम फाइलिंग करते हैं किसी मेटल का, तो फाइल में जो मेटल का हम फाइलिंग करें तो बुरादे के रूप में निकलता है।
किसके रूप में, बुरादे के रूप में। तो वो जो बुरादा है मेटल का, वो क्या होता है, फाइल के इन दांतों के बीच में भर जाता है। बुरादा क्या होता है, फाइल के इन दांतों के बीच में भर जाता है। जब इनके बीच में भर जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, तो जब आप उससे फाइलिंग करेंगे तो ये जो बुरादे इसमें भरे हुए, जो चिप्स भरे हुए हैं, या क्या करेंगे, इस सरफेस पर स्क्रैच डालेंगे। क्या करेंगे, स्क्रैच डालेंगे। तो जब यह बुरादा जो है, मेटल का बुरादा इस फाइल के दांतों के बीच में भर जाता है, तो इसको बोला जाता है कि फाइल की पिनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को पिनिंग बोला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो जब पिनिंग हो जाएगा, मतलब जब फाइल में दांतों के बीच में और मेटल के टुकड़े भर जाएंगे, तो वही क्या करेंगे, सरफेस पे स्क्रैच डालेंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्लेजिंग में भी, सॉरी, ग्राइंडिंग में भी ऐसा होता है। ग्राइंडिंग व्हील के बीच में जो इनकी ग्राइंडिंग व्हील के जो कड़ है ना, इनके बीच में भी जो मेटल के बुरादे वो भर जाते हैं। तो जब ग्राइंडिंग व्हील में भर जाता है तो उसको लोडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोडिंग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहां पे पूछ रहा है। अगर मेटल घिसते समय मेटल के जो कण है, जो टुकड़े हैं, जो चिप्स है, अगर फाइल के दांतों के बीच में भर जाए तो उसे पिनिंग बोलेंगे। और अगर वही बुरादे या कण ग्राइंडिंग व्हील के बीच, दांतों के बीच में भर जाए तो उसे लोडिंग बोलेंगे। ठीक है, दोनों क्लियर होना चाहिए आपका कि लोडिंग कौन सा है और पिनिंग कौन सा है, किस हो जाता है। तो फाइल में जब पिनिंग हो जाती है ना, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, वायर ब्रश होता है हमारे पास, वायर ब्रश से हम क्या करेंगे, इसको साफ कर देंगे। या कापर या ब्रास का जो आता है हमारा सॉफ्ट मटेरियल, उसको भी इस पे घिस देते हैं, तब भी इसके जो बुरादे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और फाइल भी पहले की तरह सही काम करने लगती है। ये तरीका होता है सही करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस श्रेणी का नाम क्या है। यहाँ पे एक चीजल दिखाई गई है, इसका नाम पूछ रहा है। देखिए फ्लैट चीजल, तो फ्लैट चीजल तो है नहीं, फ्लैट आपको अच्छे दिख नहीं रही। फ्लैट चीजल नॉर्मल चीजल जो हमारी होती है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये चीजल होती है। क्या कहते हैं इसे, फ्लैट चीजल कहते हैं। इसकी मदद से हम मेटल की कटाई करना हो या चिपिंग करना हो तो उसके लिए फ्लैट चीजल यूज किया जाता है। जनरली इसका जो एंगल रहता है, कटिंग एंगल, वो 35 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में रखा जाता है। ठीक है, किस लिए यूज की जाती है, चिपिंग करने के लिए, नॉर्मल मेटल की कटाई करने के लिए हम फ्लैट चीजल यूज करते हैं। वेब चीजल, तो जो आपको फिगर दिख रहा है, या वेब चीजल का है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वेब चीजल में क्या होता है, देख रहे हैं, यह आपकी वेब चीजल है। और यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया है कि जब हम चेन ड्रिलिंग करते हैं, चेन ड्रिलिंग मतलब एक श्रृंखला में ड्रिलिंग, देख रहे हैं ना, एक होल यहाँ पे ड्रिल के द्वारा किया गया, फिर एक होल यहाँ, मतलब एक सीरीज में, एक श्रेणी में, एक लाइन में ड्रिल किया जा रहा है। तो थोड़ी थोड़ी दूरी छोड़ करके ड्रिल कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये ड्रिल क्यों किया, हम यहाँ पे आयताकार खांचा बनाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, आयताकार खांचा बनाना चाह रहे हैं। पहले ड्रिल के द्वारा हमने ड्रिल कर लिया। अब जो दो ड्रिलों के बीच का मटेरियल है, उसे निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेब चीजल यूज करते हैं। तो यह वेब चीजल देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि यह दोनों ड्रिल किया गया भाग है। अब इसके बीच में जो मटेरियल रह गया है उसको वेब चीजल की मदद से निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही हर एक होल के बीच में, छिद्र के बीच का मेटल निकाल लेंगे तो आयताकार ग्रुप्स बन जाएगा। तो चेन ड्रिलिंग के बाद, किसी भी मटेरियल पर चेन ड्रिलिंग करने के बाद उन होल के बीच के मटेरियल को निकालने के लिए हम लोग वेब चीजल का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आगे आपको क्रॉस कट चीजल दिख रहा होगा। इसका भी कटिंग एंगल जनरली 35 डिग्री से 70 डिग्री ही रहता है। ठीक है, इसका यूज कहां करते हैं, तो क्रॉस कट चीजल जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका देख रहे कटिंग एज की चौड़ाई ज्यादा है और इसकी जो मोटाई होती है ना, कम होती है। कटिंग एज की चौड़ाई ज्यादा होती है, मोटाई कम, किसकी, फ्लैट चीजल की। जबकि क्रॉस कट में जस्ट उसका उल्टा होता है। कहने का मतलब है क्रॉस कट चीजल में क्या होगा, कटिंग एज की चौड़ाई कम होगी और इसका मोटाई ज्यादा होगा। आई बात समझ में, क्रॉस कट चीजल में क्या होगा, कटिंग एज की चौड़ाई कम होगी, मोटाई ज्यादा होगा। जबकि फ्लैट चीजल में कटिंग एज की चौड़ाई ज्यादा होती है, मोटाई कम होती है। यही दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एंगल भी होता है। ठीक है, क्रॉस कट चीजल का यूज कहां होता है, तो देखिए पतला हो गया, कटिंग एज की चौड़ाई कम हो गई, तो उसकी मदद से हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स काटने के लिए, कीवे काटने के लिए। कीवे जानते हैं ना, जो साफ्ट होता है, साफ्ट में की लगाने के लिए कीवे बनाया जाता है, खांचा काटा जाता है आयताकार। तो ये कीवे काटने के लिए भी हम लोग क्रॉस कट चीजल का यूज करते हैं, या फिर ग्रुप्स वगैरह काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल क्या है, तो डायमंड पॉइंट चीजल की जो एंगल होता है ना, वह 60 डिग्री होता है। डायमंड पॉइंट मतलब आगे इसका जो होता है, चीजल के आगे क्या कहते हैं, वी टाइप का शार्प बना होता है, इस तरह से शार्प बना होता है। ठीक है, वी टाइप का आगे का जो कटिंग एज होती है वो शार्प बना होता है और इसका जो एंगल रहता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसका यूज करते हैं कहीं पे आयताकार कॉर्नर है, जैसे ये कोई जॉब है तो ये आयताकार क्या हो गया, ऐसे कॉर्नर यहाँ पे जो आ रहा है, तो कॉर्नर से क्या करते हैं, कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए, मतलब कॉर्नर को चौकोर बनाने के लिए। किसी भी आयताकार खांचा इस टाइप से, तो या फिर कोई ग्रुप कटा हुआ है, जैसे यहाँ पे ग्रुप काट दिया गया, तो यहाँ पर भी तो ऐसे कॉर्नर आ गया, तो जो इस कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए, उसको चौकोर बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है हमारा, क्यों हथौड़ों के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। हथौड़े मतलब
हैमर की बात कर रहा है, और चेहरे का मतलब फेस रहेगा। यहाँ पे चेहरा लिख दिया, चेहरा नहीं लिखना चाहिए था इसको, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फेस। ठीक है, तो हैमर का जो फेस होता है, मतलब जिधर से हम प्रहार करते हैं, चोट लगाते हैं, फेस बोलते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को पिन बोलते हैं। भाई हैमर जो हमारा बना होता है एक साइड बॉल टाइप का, मतलब जनरली सबसे ज्यादा ये बॉल वाला यूज होता है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से होता है, बीच में हमारा क्या हैंडल लगा होता है, और नीचे वाला जो आकृति होता है वह गोल होता है ना। इधर से चोट लगाते हैं, तो जिधर से चोट करते हैं जनरली यूज करते हैं वो फेस कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा पिन कहलाता है, और ये हमारा हैंडल है। फेस और पिन हो गया। तो वही कह रहा है कि क्यों हथौड़े की फेस पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। उत्तलता का मतलब कि इसका जो फेस बनाया जाता है हैमर का ना, ऐसे एकदम सीधा नहीं रहता है, ऐसे हल्का सा गोलाई लिए हुए उत्तलता दी जाती है। एकदम सीधा ना होकर के क्या किया जाता है, उस पर ऐसे उत्तलता दी जाती है। तो यह उत्तलता क्यों दी जाती है हैमर पे, यही पूछ रहा है कि हैमर के फेस पे यह उत्तलता क्यों दी जाती है, ऐसे सीधा क्यों नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका रीजन है प्रभावी चोट बनाने के लिए, किनारे की खुदाई से बचने के लिए, चोट मारते समय रहेगा, यहाँ पे मरते हो गया है, चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, काम की सतह को नुकसान से रोकने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा, किनारी की खुदाई से बचने के लिए। क्या होगा अगर बिल्कुल ये सीधा होता इस टाइप से, जब आप इसे चोट करते ना तो कभी थोड़ा बहुत इधर उधर लगता, तो इसका जो कॉर्नर है हैमर का, ये जो कॉर्नर है हैमर का सीधा है एकदम, तो ये कॉर्नर टूट जाता। ये कॉर्नर क्या होता भाई, बिल्कुल सीधा होता तो कॉर्नर टूट जाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उत्तलता देते हैं, तो हल्का सा गोलाई, उत्तल बनाने में क्या होता है, ऐसे गोलाई में बन जाता है, तो कॉर्नर के टूटने का खतरा नहीं रहता है। मतलब किनारे की खुदाई से बचने के लिए, किनारे की खुदाई का मतलब ये कि कॉर्नर टूटेगा नहीं। लिखा है ना, टू अवॉइड डिगिंग ऑफ एज। एज मतलब किनारा, यह एज डिगिंग ना हो, उस गड्ढा ना हो एज में, टूटे ना, समझ रहे हैं ना, उसके लिए किया जाता है। आप देखते होंगे जनरली लकड़ी वगैरह कोई भी चीज का काम होता है तो उसमें भी जब कॉर्नर आता है तो इसको क्या करता है मिस्त्री, इसको घिस करके गोलाई में बना देता है। एक तो इससे फायदा रहता है कि आपको चोट नहीं लगती है, दूसरा टूटता भी नहीं, क्योंकि कॉर्नर ऐसे निकला रहता है उसके टूटने का डर रहता है, तो उसको घिस करके क्या गोलाई में बना दिया जाता है। आपके देखोगे मार्बल पत्थर हुआ, उसमें भी इस टाइप से किया जाता है, जहां भी कॉर्नर रहता है उसे घिस करके गोल बना दिया जाता है। लकड़ी का काम हो तब भी वैसे केस में किया जाता है। शीशा होता है तो शीशे में भी देखेंगे कॉर्नर को क्या किया जाएगा, ऐसे घिस करके गोल बना दिया जाता है कॉर्नर कॉर्नर पे। तो इससे दोनों फायदा होता है, एक तो क्या है चोट वगैरह लगने का भी खतरा नहीं रहता किसी को, और दूसरा वो कॉर्नर टूटता नहीं है, नहीं तो टूट जाता। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस हथौड़े का नाम क्या है। देखिए इस फिगर को देख करके आपको पहचानना है कि कौन सा हैमर है। यह देखिए इसका फेस इसमें ऊपर की तरफ बनाया गया, फेस हो गया, और इसकी यह पिन है, पिन को ही देख करके हम पहचानते हैं कि कौन सा हैमर है। यह यहाँ पे आई होल है, इसका आई होल, और इसमें आपका वेज भी लगा हुआ, लकड़ी का वेज लगाया जाता है जिससे कि हैमर का हैंडल बाहर ना निकले, उसमें फंसा रहे। और यह आपका क्या है, हैंडल है, यह आपका हैंडल है। ठीक है, क्या नाम है हथौड़े का, तो आप देख रहे हैं इसकी पिन कैसे है, हैमर का हैंडल यहाँ पे है और पिन ऐसे है, मतलब इसका जो पिन है हैंडल के क्रॉस में, फिगर में साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए यह पिन है इसका, इस टाइप से, इस टाइप से यह पिन है इसका, और यह हैमर का हैंडल है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पिन ऐसे है और हैंडल ऐसे है, मतलब जो हमारा पिन है वह हैंडल के क्रॉस में है। पिन कैसे, हैंडल के क्रॉस में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। स्ट्रेट पिन कब होता, जब यह पिन ऐसे ना होकर के हैंडल के सीध में, मतलब पिन ऐसे ऐसे बना होता, इसी दिशा में बना होता। हमारी बात समझ में, यह हैंडल है और पिन ऐसे ना होकर के क्या होता, पिन इस दिशा में, पिन ऐसे घुमा हुआ होता, मतलब जिधर हैंडल है और इसी दिशा में इसकी पिन भी ऐसे आती, तो दोनों एक सीध में हो जाते, तो उसे स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पिन। क्रॉस पिन हैमर किस लिए होता है, तो एक दिशा में धातु को फैलाने के लिए, जनरली हम इसका यूज करते हैं एक दिशा में धातु को फैलाने के लिए। ठीक है, स्ट्रेट पिन वाला क्या होता है, कॉर्नर में चोट करने के लिए, क्या कहां पे, कॉर्नर में चोट करने के लिए। कॉर्नर का मतलब अगर कहीं पे ऐसे कॉर्नर बना हुआ है इस टाइप से, देखिए जो क्रॉस पिन वाला है इससे अगर आप कॉर्नर में चोट करना चाहेंगे तो क्या होगा, जो क्रॉस पिन इससे चौड़ाई में है, यहाँ पे ऐसे आके टकरा जाएगा, कॉर्नर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जबकि स्ट्रेट, क्योंकि कॉर्नर ऐसे होगा ना, हैमर से चोट करेंगे तो इसमें टकरा जाएगा। स्ट्रेट पिन क्या, उसकी पिन हैंडल के सीध में रहेगी, मतलब ऐसे सीधा रहेगा। यह पिन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, सीधा रहेगा। तब क्या होगा, हैंडल पकड़ोगे तो यह पिन ऐसे ही रहेगा, तो कॉर्नर तक बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो कॉर्नर में चोट लगाने के लिए स्ट्रेट पिन हैमर का। बॉल पिन हैमर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा, या इधर वाला जैसे ऊपर तो ठीक है, नीचे वाला जैसे बॉल की आकृति में बना होगा, तो वह क्या होगा, हमारा बॉल पिन हैमर होगा। नीचे का हिस्सा पिन वाला कैसे होगा, ऐसे बॉल की आकृति में बना होगा, तो बॉल पिन हैमर हो जाएगा। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो आप जानते हैं किसी भी रिविट का हेड बनाने के लिए। रिविट हमारी इस टाइप से होती है, एक साइड हेड बना होता है और दूसरी साइड क्या रहता है, हमारा टेल रहता है।
तो इसको दो पार्टों को जोड़ने के बाद दूसरी साइड वाला जो टेल वाला हिस्सा है इसको भी पीट करके हेड के रूप में बदल दिया जाता है, मतलब बॉल के रूप में ऐसे बना दिया जाता है। तो रिविट के हेड को बनाने के लिए बॉल पिन हैमर का हम यूज करते हैं, क्योंकि यह भी बॉल जैसा बना हुआ है और उसके हेड को भी बॉल जैसा बनाना है, तो याद रहेगा। मैलेट, मैलेट क्या होता है, हमारा लकड़ी का हैमर होता है। किसका होता है, लकड़ी का जो हैमर होता है, दोनों साइड का हिस्सा उसका ऐसे नॉर्मली रहता है, लकड़ी का हैमर होता है, लकड़ी का हैंडल भी होता है, इसको बोलते हैं मैलेट। ये हमारा ज्यादातर सीट मेटल में यूज किया जाता है, ऐसी जगहों पे जहां पर मतलब हैमर का चोट लगने पर निशान ना आए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल हैमर से जो मेटल वाले इससे चोट करो क्या होगा, किसी भी मेटल पे तो उस पर निशान आएगा हैमर का, उसके चोट के निशान पड़ेंगे। लेकिन अगर वही लकड़ी का मैलेट रहेगा तो उसके चोट का निशान नहीं पड़ता है। तो ऐसी जगहों पे जहां पे चोट का निशान ना पड़े, फिनिशिंग के लिए हम लोग मैलेट यूज करते हैं। तो वही मैलेट हमारा सीट मेटल में ज्यादातर यही हैमर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। जब चिपिंग कर रहे होते हैं तो देखिए पूछ क्या रहा है, छेनी के अक्ष की बात कर रहा है और जॉब की सतह के बीच का कोण, छेनी के अक्ष का और जॉब की सतह के बीच का कोण। चलिए यहाँ पे थोड़ा फिगर बनाते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, जॉब है और यहां पर हमारा क्या है, चीजल है। ये हमारी चीजल है, ठीक है। और जॉब पर हम जो है कटाई कर रहे हैं, तो इसका चिप्स यहाँ से ऐसे मुड़ के निकलेगा और इस टाइप से रहेगा, ठीक है। भाई काटेंगे तो चिप्स ऐसे बाहर निकलेगा। चिप्स टकराते हुए ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, फिगर बन गया। तो यहाँ पे क्या क्या है कि चिपिंग का छेनी का अक्ष, छेनी का अक्ष कौन सा होगा, तो छेनी के बीच में जो लाइन खींची जाएगी यह क्या हो जाएगा, छेनी का अक्ष हो जाएगा। भाई चीजल की अक्ष की बात कर रहा है तो छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच, जॉब की सतह कौन सी, तो यह जॉब है जिसको कटाई किया जा रहा है, तो यह जॉब की सतह हो गई। तो छेनी का अक्ष यह हो गया और जॉब की सतह यह हो गई। तो यह एंगल पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं, छेनी की अक्ष और जॉब की सतह का बीच का कोण। तो जो छेनी का अक्ष होता है और जॉब की सतह के बीच का कोण होता है, इसको एंगल ऑफ इंक्लेशन बोलते हैं, मतलब छेनी का झुकाव कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेनी का झुकाव कोण, कितना झुकाया गया है, ठीक है। जिस हिसाब से कम ज्यादा करते हैं छेनी का झुकाव कोण कहलाता है। क्या, जॉब की जो सरफेस हो गई और जो हमारी चीजल की अक्ष हो गई, इसके बीच का कोण जब बात करेगा तब, तो क्वेश्चन में पूछा भी था छेनी की अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण क्या होगा, छेनी का झुकाव कोण, जिसे एंगल ऑफ इंक्लेशन इंग्लिश में बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी रेक एंगल, पॉइंट एंगल या क्लियरेंस एंगल क्या होता है, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। रेक एंगल आपका क्या होगा, ये जो जॉब है ना, जॉब की जो सरफेस है जहां पे चीजल कटाई कर रहा है, यहाँ पर एक लंब खींच दीजिए। क्या खींच दीजिए, लंब खींच दीजिए। आधी बात समझ में, जो चीजल कटाई कर रहा है जॉब के सरफेस पे, जॉब की सरफेस पे जहां कटाई हो रही है वहां कटिंग, चीजल की कटिंग एज से, चीजल के कटिंग एज से जॉब पर जहां कटाई हो रही है उस पर एक लंब खींच दीजिए। वह लंब हो गया आपका, और चीजल की जो ऊपरी सरफेस होगी, हमारी चीजल की जो ये ऊपरी सरफेस है, दो फेस हो गए ना, चीजल के ऊपरी फेस हो गया, निचला फेस हो गया। तो चीजल के ऊपरी फेस और जॉब की सतह से जो लंब डाला गया, इसके बीच का जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है, रेक एंगल कहलाता है, रेक एंगल। क्लियर। अब चीजल का जो निचला फेस है, चीजल का निचला फेस यह है, और जॉब की सतह के बीच का जो एंगल होगा, चीजल का निचला फेस और जॉब की सरफेस की सतह के बीच में जो एंगल होता है यह कहलाता है क्लियरेंस एंगल। क्या कहलाता है, क्लियरेंस एंगल, ठीक है। कभी कभी इसे फ्लैंक भी बोलता है, ऊपर वाले को फेस, नीचे को फ्लैंक। तो जॉब की सतह और फ्लैंक के बीच की जो एंगल होगा क्लियरेंस एंगल कह सकते हैं, या फिर जॉब की सतह और चीजल की निचली सतह के बीच या निचले फेस के बीच जो एंगल बनता है उसे क्लियरेंस एंगल कहते हैं। तो रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल तो हो गया। पॉइंट एंगल क्या है, तो चीजल के दोनों फेस के बीच का जो एंगल है, भाई यह चीजल थी ना यहाँ से यहाँ तक, तो यह जो एंगल होगा, यह वाला एंगल यहाँ से और यहाँ तक, यही जो एंगल होता है क्या होता है, पॉइंट एंगल होता है, पॉइंट एंगल। क्लियर हुआ होगा कौन कौन सा एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है।
कि वो प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले, मतलब आप उस पर चोट लगाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन उसमें कोई विकृति नहीं आएगी। अस्थायी विकृति की बात कर रहा। अस्थायी विकृति का मतलब क्या हुआ कि कोई मान लीजिए वस्तु ऐसे सीधी है, रॉड टाइप का, ठीक है, हमने इस पे चोट लगाया, अब यह क्या हुई, ऐसे थोड़ा सा, सॉरी, जब चोट लगाया हमने तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। पहले सीधा था, अब क्या हो गया, ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया। क्या हो गया, वो ऐसे टेढ़ा हो गया। वही रॉड अब कैसे हो गया, पहले ऐसे सीधा था, जब हमने इस पे चोट लगाया तो अब ऐसे टेढ़ी आकृति में आ गया। तो जब वस्तु पे चोट लगाना है तो उसकी आकृति में जो परिवर्तन होता है वो विकृति कहलाता है। अस्थायी विकृति का मतलब ये हो गया कि अब वो वापस अपने स्थिति में नहीं आएगा, अब ऐसे मुड़ गया। पहले सीधा था, चोट लगाने पे अब ऐसे मुड़ गया है, फिर चोट लगाएंगे तब हो सकता है कि यह क्या हो, टूट जाए, मतलब दो भागों में हो जाए। कैसे हो जाए, दूसरा, सॉरी, एक भाग ऐसे रहे, दूसरा भाग इधर टूट करके गिर जाए, तो टूट गया, ठीक है। लेकिन क्या टूटने से पहले क्या हुआ था, एक बार चोट मारे थे, दो बार मारे थे, तो इसमें अस्थायी विकृति आई थी, मतलब रूप इसका परिवर्तित हो गया, दूसरे आकृति में हो गई थी। बार बार चोट करते करते हुआ टूटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। मतलब जब हम इस पे चोट लगाए तो इसमें कोई विकृति ना है, वो टेढ़ा उड़ा ना हो, वो सीधा ही रहे या तो टूट जाए, उसमें कोई आकृति में परिवर्तन ना आए, या तो टूट जाए या जैसे का है वैसा ही बना रहे। तो यह किसमें प्रॉपर्टीज होता है, तो यह प्रॉपर्टीज होता है ब्रिटलनेस का, भंगुरता का। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ब्रिटलनेस आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा भी होगा कि ब्रिटलनेस या भंगुरता क्या होता है। तो धातु का वह गुण जब उस पे अचानक इंपैक्ट लोड पड़ता है, अचानक से लोड या झटका पड़ता है, चोट लगाया जाता है, तो क्या होता है, वह धातु बिना किसी अस्थायी विकृति के टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। वो आकृति में परिवर्तन नहीं करता है, या तो वही आकृति रहेगी या टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, उसी को ब्रिटलनेस बोलते हैं। अब ब्रिटलनेस का जस्ट विपरीत गुण किसके अंदर होता है, टफनेस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, टफनेस के। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन से मेटल में ब्रिटलनेस के विपरीत गुण होता है, या फिर पूछ लेगा कौन से मेटल में टफनेस के विपरीत गुण होता है। तो यह दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण वाले, ब्रिटलनेस और टफनेस। ब्रिटलनेस में क्या था कि अचानक जब लोड पड़ा तो वह उसे सहन नहीं कर पाया, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। अचानक से चोट लगने पर वह उसे सहन नहीं कर पाता है, ना ही उसमें कोई अस्थायी विकृति आती है, वह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। जबकि टफनेस में क्या होता है, टफनेस में जब हम अचानक कोई लोड लगाते हैं, जो उस पर इंपैक्ट लोड पड़ता है, अचानक से लोड पड़ता है, अचानक से झटका लगता है, तो वह उसको बिना टूटे सहन कर लेता है। वो उसको क्या करता है, बिना टूटे सहन कर लेता। तो इसका विपरीत हो गया ना, इस पे जब अचानक लोड लग रहा था तो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जा रहा था, सहन नहीं कर पा रहा था। जबकि टफनेस में क्या है कि जब उस पे चिमड़पन, मतलब जब उसमें अचानक से चोट लगेगा तो वह उसको सहन कर लेगा, टूटेगा नहीं। तो वह क्या हो गया, हमारा टफनेस हो गया। टेनासिटी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो टेनासिटी का मतलब दृढ़ता से है, उसकी मजबूती से है कि जब किसी जॉब पर या किसी धातु पर, जब किसी धातु पर टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल का मतलब तनाव वाला, जब उसे दोनों तरफ से खींचा जाए और वो उसका विरोध करे। जब हम किसी धातु पर दोनों तरफ से खींच रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, और वो उन बाय टेंसाइल फोर्सों का, बाय तनन बलों का विरोध करे और टूटे नहीं, बिना टूटे फूटे, बिना फटे उसका क्या करे, विरोध करे, तो वह कहलाता है टेनासिटी। ठीक है। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस का मतलब कठोरता से होता है। किससे मतलब होता है, कठोरता से होता है। मतलब वह धातु जो जल्दी कटे नहीं, घिसे नहीं। अगर कोई मेटल जल्दी ना ही कट रहा है ना ही घिस रहा है तो वह कठोर है। हार्डनेस का मतलब क्या, कठोर। और कोई अगर चीज कठोर है तो ना ही वो जल्दी कटेगी ना ही वो जल्दी घिसेगी। तो अगर कोई भी धातु ना ही जल्दी कट रही है ना ही जल्दी घिस रही है, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वो कटने और घिसने का विरोध कर रही है, कटाव और घिसाव के लिए प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है, तो वह क्या कहलाएगा, हार्डनेस कहलाएगा, कठोरता कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। देखिए ये डेप्थ माइक्रोमीटर यहाँ पे दिखाया गया है, जिसका यूज किया जाता है गहराई नापने के लिए। नाम ये गहराई माइक्रोमीटर, तो गहराई मापेगा। तो इसका पूछ रहा है कि एक्स के रूप में जो ये दिखाया गया है इसको क्या कहते हैं। तो हम सारे पार्ट के नाम जान लेते हैं, एक्स वाला ही क्यों जाने, ठीक है, सबका जानते रहेंगे तो अगर एग्जाम वगैरह थोड़ा क्वेश्चन में परिवर्तन भी होगा, कहीं दूसरे पार्ट का नाम पूछ लिया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो यह जो पूछ रखा है सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं लॉक। क्या बोलते हैं, लॉक। माप लेने के बाद हम इसको घुमा देते हैं, लॉक हो जाता है, जिससे कि बाहर निकाल के हम आसानी से रीडिंग पढ़ पाए। अगर लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाहर निकालने में तो थोड़ा बहुत भी यह सिंबल वगैरह घूम गया तो रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी और गलत रीडिंग पढ़ लोगे। तो माप लेने के बाद लॉक वाले घुमा देते हैं, जिससे कि ये लॉक हो जाता है। फिर स्पिंडल यह
तो यह थिम्बल वगैरह घूमता भी नहीं, उसी पे लॉक रहता है, जिससे कि हम आसानी से अच्छे से रीडिंग ले पाते हैं। तो इसको लॉक कहते हैं। ठीक है, यह वाला जो हिस्सा हो गया इसका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको स्टॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टॉक, या फिर कहीं कहीं पे बेस भी बोल देता है। तो जब किसी जॉब की गहराई नापनी होती है तो यही जॉब पे टकराता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से जॉब है, अब इसकी गहराई नापने की गहराई कितना है, तो इस जॉब को इसके नीचे लगाएंगे तो ये क्या करेगा, यह जो बेस वाला हिस्सा है इसी पे आके टकराएगा, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ के ऐसे टकरा जाएगा, फिर इसका बेस यहाँ पे। तो जो स्टॉक या बेस है इस जॉब की सतह पे आके टकराता है, फिर ये वाला जो इसका रॉड है, एक्सटेंशन रॉड, वह इसके अंदर चला जाएगा। फिर जब इस पे टकरा जाएगा तो यहाँ लॉक करके हम लोग इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा थिम्बल है। यह क्या है, जिसपे मेन माप है, तो इसी को हम लोग बैरल या स्लीव कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरल या फिर स्लीव भी बोला जाता है। बैरल बोलते हैं या फिर स्लीव भी बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप भी बोला जाता है, रैचेट स्टॉप या फिर कैप भी कभी कभी बोल देता था। ऑप्शन में दिख रहा होगा जो कैप है, तो कैप वही है, रैचेट स्टॉप या फिर कैप। लॉक क्या है, तो लॉक हमने देखा और यही ऑप्शन में हमारा सही भी हो जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा भी था। स्टॉक क्या है ये भी हमने देख लिया, थिम्बल क्या है यह भी हमने देख लिया। तो ये हो गए हमारे डेप्थ माइक्रोमीटर के, गहराई माइक्रोमीटर के पार्ट के नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। बाकी एक चीज मैं और बता दूं, अगर आजकल बहुत ज्यादा ही चल रहा है, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं वो लोग मुझे, ठीक है, इंस्टाग्राम जो लोग यूज करते हैं लोग मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, ग्लोबल ITI अभी, यहाँ पे उसको सर्च कीजिएगा और ये आईडी मेरी मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी थोड़ी सी पर्सनल बात। बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक चीज और, हाँ, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा यार कि मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसी मतलब परफॉर्मेंस है। ठीक है, आप लोग को जो पहले आपने पढ़ा 10 पार्ट अब तक पढ़ चुके होंगे आप लोग, तो कैसा लगा, चीजें क्लियर है या नहीं है, तो ये चीज आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताएंगे ना, तो क्या करता है, पढ़ करके अच्छा लगता है। मतलब ये समझ में आता है कि हाँ जो मैं चीजें करवा रहा हूँ वो आप तक सही सलामत पहुंच रही है और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट के द्वारा ही पता चल पाएगा, और कोई जरिया तो है नहीं। तो लोग कमेंट करके जरूर बता दिया करो ये चीज। ठीक है, क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं हैंड टैप की बात कर रहे हैं ना, हैंड टैप। हैंड टैप क्या चीज है, तो कि टैप की बात है, हैंड मतलब हाथ के द्वारा, टैप मतलब जो टैप चलाया जाए। टैप जो होता है किसी भी चीज में इंटरनल आंतरिक थ्रेड काटने के लिए, चूड़ी काटने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए इंटरनल थ्रेड के लिए, इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ी काटने के लिए, आंतरिक चूड़ी। ठीक है, अंदर की चूड़ी, किसी पाइप के अंदर, किसी होल के अंदर आपको चूड़ी काटनी है तो वहां पे टैप यूज किया जाता है। जब बाहर चूड़ी काटनी होगी, अब बात आएगी पाइप के अंदर की, तो हमने बता दिया पाइप के बाहर चूड़ी काटनी है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं। ठीक है, डाई स्टॉक होता है, डाई बोलते हैं, डाई स्टॉक बोलते हैं। तो डाई स्टॉक के अंदर डाई लगाई जाती है और उस डाई की मदद से हम लोग किसी भी पाइप पर बाहरी चूड़ी काटते हैं। जब बाहरी चूड़ी की बात करेगा तो डाई, जब आंतरिक चूड़ी की बात करेगा तो टैप। तो ही बता रहे कि जो इंटरनल टैप, हैंड टैप होता है इंटरनल चूड़ी काटने के लिए, आंतरिक चूड़ी काटने के लिए, तो जो टैप होता है कुछ इस टाइप से होता है, देखिए। और आगे क्या होता है, ऐसे दांते कटे होते हैं। इधर भी क्या होगा, दांता कटा होगा, लेकिन लास्ट में जैसे सब दांत ऐसे छोटा बड़ा नहीं होगा, सब दांते बराबर रहते हैं। और लास्ट के जो होते हैं ना 3-4 दांते लास्ट में, किसी में 1-2 दांते, किसी में 3-4 दांते, फिर ऐसे छोटे बना, मतलब चैम्फर कर दिए जाते हैं। आगे वाला 2-3 दांता ऐसे चैम्फर कर दिया जाता है। पीछे मोटे है लेकिन आगे के 2-3 दांते क्या हो गए, चैम्फर हो गए। तो ये पूछ रहा है कि हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। आगे थोड़ा सा क्या रहेगा, चैम्फर किया जाएगा ऐसे, ताकि होल में घुसने में आसानी हो। तो चैम्फर क्यों किया जाता है, ताकि जो हमारे किसी पार्ट में जो होल है ना, जब होल में इसको ले जाएंगे, अगर पूरा सीधा होता तो इसको अलाइन करने में, होल क्योंकि होल के बिल्कुल सीध में सेंटर में रहेगा तभी तो बराबर चूड़ी काटेगा।
तो यह जो चैम्फर किया जाता है इसलिए किया जाता है कि यह अगला हिस्सा बिल्कुल आसानी से हल्का सा छेद के अंदर, होल के अंदर चला जाएगा, तो वह जो हमारा टैप है अलाइन हो जाएगा। अलाइन का मतलब इस होल के सेंटर के सीध में हो जाएगा। जब दो चीजों को एक सीध में लाते हैं तो उसे अलाइन बोला जाता है। दो चीजों, जैसे यह पेन हो गई, ये उंगली हो गई, बिल्कुल एक दूसरे के सीध में सेंटर पे आ जाए, इसको अलाइन बोला जाएगा कि अलाइन कर दिया हमने, एक सीध में कर दिया। तो हैंड टैप जो इस होल के अलाइन हो जाए, एक सीध में आ जाए, जिससे कि चूड़ी बराबर सही से कट सके, उसके लिए ही इस हैंड टैप के आगे चैम्फर किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अलाइनिंग के लिए, दोनों को एक सीध में लाने के लिए हैंड टैप के लीड पर चैम्फर किया जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस बेकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? इस मशीन का नाम पूछ रहा है। तो देखिए ये मशीन जो होता है हमारा नॉर्मल फर्श पे लगाया जाता है। लंबी, इसका पिलर देख रहे हैं, लंबा सा पिलर दिख रहा है, इतना लंबा पिलर दिख रहा है, इसलिए कौन सी मशीन हो गई? पिलर ड्रिलिंग मशीन हो गई। कौन सी मशीन हो गई? पिलर ड्रिलिंग मशीन हो गई। यह आपका बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का ही एक बड़ा रूप है, एक तरह से आप कह सकते हैं विस्तृत रूप है। बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी इसी टाइप से होती है, लेकिन वो साइज में छोटी होती है और इसको कहां लगाया जाता है? बेंच पे लगाया जाता है। नाम ये बेंच ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन या बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कहीं कहीं पे बोलता है। इसको हम लोग बेंच पे लगाते हैं और इसी का थोड़ा बड़ा साइज क्या है हमारा? पिलर ड्रिलिंग मशीन है। यह हमारा हल्के कामों के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? हल्के कामों के लिए, हल्के ड्रिल के लिए, हल्के कामों के लिए यूज करते हैं। जबकि वहीं पे बात करें इसकी तो भारी वर्क के लिए यूज किया जाता है, भारी वर्क के लिए। यह जो होता है हमारा बेंच ड्रिलिंग मशीन, ये सब 12.5 mm तक की ड्रिलिंग के लिए जनरली हम यूज करते हैं, और जबकि यह वाला 75 mm की ड्रिलिंग तक के लिए भी यूज किया जा सकता है, पिलर वाला। आ रही बात समझ में? तो यह इसी का बड़ा साइज है, हमारा डायरेक्ट फर्श पे लग जाए, इसलिए लंबा भी है क्योंकि डायरेक्ट फर्श पे भी लग जाता है। जबकि बेंच ड्रिलिंग मशीन इसके पिक्चर साइज में छोटी होती है क्योंकि हम उसे बेंच पे लगाते हैं। बेंच की एक हाइट होगी, उसके ऊपर ड्रिलिंग मशीन लगती है, या फिर फाउंडेशन वगैरह पे भी लगा देते हैं। क्लियर हुआ है दोनों, बेंच वाला और पिलर वाला? ठीक है। अब उसके बाद है गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या होती है? तो भाई गैंग कब बोला जाता है? जब 3-4 लोग इकट्ठा हो जाए। जैसे आप अकेले कहीं जा रहे हो तो कोई बोलेगा नहीं कि वो देखो गैंग लेके जा रहा है, वो देखो गैंग जा रहा है। जब आप 4-5 लोग एक साथ घूमोगे तब लोग कहेंगे कि यार वो तो गैंग बना के घूम रहा है, या फिर उसकी गैंग है। ठीक है, तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या होगा? तो जो बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है, इन्हीं बेंच ड्रिलिंग मशीन को जब एक बेंच पे 3-4 मशीनें, बेंच ड्रिलिंग वाली 3-4 मशीनें एक साथ लगा दी जाती है, तो उसी को गैंग ड्रिलिंग मशीन बोला जाता है। अरे बात समझ में? जब एक बेंच पे बेंच ड्रिलिंग मशीन जो है, जो बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है, उसको एक बेंच पे 3-4 मशीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो इनका गैंग बन जाएगा, और उसी को बोला जाता है गैंग ड्रिलिंग मशीन। इसमें फायदा यह होता है कि हम लोग जैसे कोई ऐसा काम करना, मतलब किसी जॉब पे अलग अलग काम करना, तो हम ऐसी जगहों पे इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको जॉब दे दे, ये जॉब हमें मिल गया, ठीक है। अब बोल दिया जाए कि इस जॉब में टाइपिंग करना है। क्या करना है? टाइपिंग करना है। टाइपिंग का मतलब आप जानते हो, अभी हमने बताया था, टाइपिंग का मतलब होता है इंटरनल थ्रेड काटना, आंतरिक चूड़ी। मतलब इस जॉब में हमें आंतरिक चूड़ी काटना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस जॉब को आप लोग ड्रिल वाइस में पकड़ोगे, वाइस में पकड़ोगे तभी तो आगे काम होगा। तो वाइस में हमने इस जॉब को पकड़ लिया। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? होल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? होल करना पड़ेगा। होल करने के लिए क्या यूज होगा? ड्रिल यूज होगा। ड्रिल बिट की यूज किया जाएगा होल करने के लिए। आ रही बात समझ में ना? उसके बाद होल करने के बाद हमें इसकी फिनिशिंग, होल की फिनिशिंग करना होगा। होल की फिनिशिंग कैसे होगा? रीमर के द्वारा होगा। कैसे होगा? रीमर के द्वारा होगा। रीमर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या करेंगे? अब आंतरिक चूड़ी काटेंगे, तो उसके लिए कौन से टूल की जरूरत पड़ेगी? टैप की जरूरत पड़ेगी, टैप की। तो इस तरह से हमने देखा कि इस जॉब में जब हमें टाइपिंग करना है तो उसके लिए 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। पहले ड्रिल बीट की जरूरत पड़ी जिससे ड्रिलिंग किया जा सके, फिर रीमर की जरूरत पड़ी जिससे उसकी फिनिशिंग किया जा सके, फिर टैप की जरूरत पड़ी जिससे उसमें चूड़ी काटा जा सके। तो जब इस टाइप का प्रोसेस होता है तो अगर आप नॉर्मल मशीन पे करोगे, चाहे पिलर वाली हो चाहे बेंच ड्रिलिंग मशीन, तो एक मशीन होगी, तो आप एक बार क्या करोगे? आप उस मशीन में पहले ड्रिल बिट लगाओगे, ड्रिल करोगे, फिर ड्रिल बिट को खोलोगे, फिर उसमें रीमर लगाओगे, फिर रीमिंग करोगे, फिर रीमर को खोलोगे, वहां से निकालोगे चक में से, फिर उसमें टैप लगाओगे। तो ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा ना, बार बार जो टूल को निकालने और नया टूल लगाने में जो टाइम खराब हो रहा है वो दिक्कत करेगा, हमारा टाइम नुकसान होगा। ठीक है, तो उसी चीज को बचाने के लिए जिससे कि हमारा कम समय में काम ज्यादा हो सके, तो वहां पे बेंच ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं। अब बेंच ड्रिलिंग में हम क्या करेंगे? हमें मालूम है कि हमें ड्रिल की जरूरत पड़नी है, रीमर की और टैप की। तो हम एक बार इसे वाइस में पकड़ लेंगे, ड्रिल वाइस में। उसके बाद एक मशीन में क्या करेंगे? इस मशीन में हम ड्रिल बिट लगा देंगे, इस वाली मशीन में हम रीमर पकड़ लेंगे, और इस वाली मशीन में हम क्या करेंगे? टैप पकड़ लेंगे।
अब आसान है, आप इसको एक बार इस मशीन पे लगाकर ड्रिल बिट कीजिए, यहाँ से हटाए तुरंत यहाँ रख करके रिमिंग कीजिए, यहाँ से हटाकर तुरंत यहाँ टैपिंग कीजिए। मतलब आपको जो टूल निकालने और लगाने का समय था वो आपका बच जाएगा, मतलब आपका कम समय में ज्यादा जॉब तैयार होगा। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है, क्लियर हुआ होगा। और लास्ट आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, इसमें एक रेडियल आर्म होती है, जैसे नॉर्मल मशीन इसी टाइप से होती है, बड़ी होती है, संरचना उसकी बड़ी होती है, और इसमें रेडियल आर्म होता है। क्या होता है, रेडियल आर्म, ऐसे चौड़ी सी आर्म बनी होती है। पिलर होगा आपका, पिलर पे ऐसे हमारा क्या होगा, रेडियल आर्म बनी होगी। रेडियल आर्म पर हमारा क्या होता है, स्पिंडल हेड लगा होता है, इसी में हमारा क्या रहता है, ड्रिल बिट रहते हैं। तो यह क्या होता है, स्पिंडल हेड होता है इस पर, जिसपे मोटर लगी होती है, स्पिंडल हेड बोलते हैं, इसी में मोटर लगी होती है और इसी पे ड्रिल बिट होता है, और ये रेडियल आर्म कहलाती है। तो ये जो स्पिंडल है, हेड है ना, इस रेडियल आर्म पर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। तो जो भारी जॉब होता है, जिस जॉब को हम इधर उधर, बड़ा जॉब होगा, भारी जॉब होगा, तो उसे इधर उधर खिसकाना मुश्किल होगा ना, तो उसको क्या करते हैं, एक जगह पे रख देते हैं, हम स्पिंडल हेड को आगे पीछे खिसका करके जहां चाहे उस जॉब पर होल्ड कर सकते हैं। और एक फायदा है कि जो ये रेडियल आर्म होती है, इसको क्या कहते हैं, रेडियल आर्म कहते हैं, रेडियल आर्म। रेडियल आर्म को भी हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और इस पर, इस पिलर पे घुमा भी सकते हैं। तो इस तरह से हम जिस स्थिति में चाहें उस स्थिति में ले जा करके इस स्पिंडल हेड की मदद से ड्रिल कर सकते हैं, जॉब को बिना हिलाए डुलाए। तो जहां भारी वर्क पीस होता है वहां इसकी जरूरत पड़ती है। या 0 से 100 mm तक के लिए यूज किया जाता है, 100 mm तक का ड्रिल करने के लिए। तो क्लियर हुआ रेडियल आर्म क्या है। रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन जो होती है हमारी, ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए अगला क्या है हमारा, इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है, पूछ रहा है। ये माइक्रोमीटर यहाँ पे दिखाया गया और इसकी रीडिंग पूछ रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे ये फिगर में इसे जब दिया था इसने, तो देखिए ये तो 0 हो गया, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया और यह 3 हो गया। और यहाँ पे इसको जो दिखाना था ना, थोड़ा इन्होंने सही दिखाया। देखिए 1 खाना 2 खाना 3, मतलब यहाँ पे एक अगला वाला खाना भी आ गया है। तो यह जो सीधी लाइन है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा डार्क करना चाहिए, जिससे कि पता चले कि नहीं ये अगली वाली लाइन भी टच कर रहा है, मतलब हल्की सी दिख रही है। ऐसे ही ऊपर भी देख रहे हैं ना, 2, उसके बाद एक खाना छोड़ करके 3 है, फिर ये वाली भी लाइन यहाँ ऊपर दिख रही है, मतलब इसको ऐसे यहाँ पे सीधा रखना चाहिए था, मतलब यहाँ थोड़ा डार्क कर देना चाहिए था। इस वाली लाइन को फिगर में क्या करना चाहिए, डार्क करना चाहिए, तब तो पता चलता है कि नहीं हमें ये वाली लाइन भी दिख रही है। नहीं तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है इस टाइप से, तो पता नहीं चला, लग रहा है कि बस यहीं तक दिख रहा है और ये वाली लाइन दिख रही है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हल्का सा फिगर गलत कर दिया इन्होंने, यहाँ पे फिगर को हल्का सा डार्क करना चाहिए था, जिससे कि पता चले कि अगली वाली लाइन भी चिपकी हुई यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको देखिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए कौन सा है, ब्रिटिश की बात कर रहा है। देखिए आप लोगों ने अभी तक इसके पहले मीट्रिक वाला किया होगा, मीट्रिक मतलब mm में वैल्यू दी होती है, तो बड़ा आसान होता है, काफी आसानी से आप लोग कर भी लेते हैं, ज्यादातर लोग वही करवाते भी है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश की माइक्रोमीटर की रीडिंग पूछ दे, किसकी, ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश की कैसे निकालते हैं हम लोग उसको आज देखेंगे। तो ब्रिटिश में क्या किया जाता है, सबसे पहले ध्यान दो आप कि 1 इंच होता है भाई। ब्रिटिश मतलब क्या, इंच में, क्या इंच में। तो 1 इंच को हम लोग, जैसे मीट्रिक वाले में क्या होता है, इसी वाले भाग पे तो हम जो बैरल असली वाला हिस्सा होता है उस पर रीडिंग पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पे जो होता है 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में उसमें बांट दिया जाता है, क्योंकि मीट्रिक में हम लोग mm की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांट देते हैं, मतलब 10 mm हो जाता है। ठीक है, जबकि इंच में क्या होता है, हम लोग 1 इंच को 40 भागों में बांटा गया होता है। ठीक है, छोटे छोटे जो भाग है 40 वाले, और जनरली जो बड़े वाले भाग आपको दिख रहे हैं, जैसे यह 0, 1, 2, इस तरह से 10 भागों में बांटा गया होता है। 1 इंच को कितने भागों में, हमने बड़ा वाले की बात करें, जैसे 0, 1, 2, 3 लिखा हुआ है, तो ये जो बड़ा वाला भाग है, तो 1 इंच को कितने भाग में बांट दिया गया, 1 इंच को बांट दिया गया 10 भाग में। और ये जो इसके छोटे नीचे वाले जो छोटे छोटे भाग है, यह देखेंगे तो 0 से 1 इसके बीच में कितने भाग है, 1, 2, 3, 4 है ना। 0 से 1 के बीच में नीचे टोटल 4 भाग है। इसका मतलब टोटल 1 इंच में 10 भाग था, 1 इंच में कितना भाग है, 10 भाग है, और एक भाग में हम देख रहे हैं 4 भाग किया गया, मतलब 10 चौको 40। तो टोटल उपभाग कितने हैं, उपभाग मतलब जो छोटे वाले भाग है, तो उपभाग देखा जाए तो 40 भाग है। क्लियर, ये चीज पता रहेगा तभी क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए अब ऊपर वाला है 0 है, यहाँ एक भाग छोड़ करके 1 है, फिर एक खाना छोड़ करके 2 है, इसको छोड़ करके 3 है। तो पहले हम मेन स्लीव की रीडिंग लेंगे। ठीक है, उसके भाई यही तो रीडिंग कैसे निकालते हैं, रीडिंग स्लीव की माप, उसके बाद थिम्बल का कौन सा निशान इस डेटम लाइन, या डेटम लाइन होती है ना कि थिम्बल का कौन सा निशान डेटम लाइन के सीध में है, इनटू लिस्ट काउंट, यही तो होता है। तो इसका भी देखिए शायद क्लियर दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5 है,
6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले इसकी रीडिंग निकालते हैं कि मेन वाले का क्या है। तो देखिए यहां तक हमें क्या 3 तक दिख रहा है, 4 तो लिखा हुआ दिख नहीं रहा, 3 लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब यहां तक। ठीक है, पहले 3 तक देख लेते हैं। तो हमें मालूम है कि 0, 1, 2, 3 ऐसे ही टोटल 1 इंच में कितने भाग किए गए हैं, 10 भाग किए गए हैं। हमें 3 भाग का मान चाहिए। देखिए 1 इंच में कितने भाग किए गए हैं, 10 भाग किए गए हैं। तो 1 भाग का मान कितना होगा, 1 भाग का मान कितना होगा, 1/10 इंच हो जाएगा, यही होगा ना। और हमें कितना चाहिए, 0, 1, 2, 3 तक दिख रहा है, हमें 3 भाग का मान चाहिए। तो 1 भाग का मान 1/10 इंच है ना। ठीक है, तो मतलब 1/10 का मतलब क्या, 0.1 इंच है। तो 3 भाग का मान कितना होगा, तो 3 भाग का मान जब हमें चाहिए होगा, 3 भाग का मान, तो 3 भाग बराबर क्या होगा, 3 में 0.1 का गुणा कर देंगे, 3 भाग का मान पता चल जाएगा। मतलब 3 भाग का मान कितना आ गया, 0.3 इंच आ गया। हम इंच की बात कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश की बात है। तो यहां तक हमें मान पता चल गया 0.3। लेकिन इसके आगे 2 भाग और दिख रहे हैं ना आपको, भाई हमें तो यहां तक की वैल्यू चाहिए ना, जहां तक ये खुला हुआ है। तो यहां तक हमें पता चल गया 0.3 है। लेकिन इन दोनों उपभाग का मान भी अगर हम निकाल करके इसमें जोड़ दे तो टोटल हमें यहां तक का मान पता चल जाएगा, क्योंकि हमें यहां तक का मान चाहिए। तो यहां तक तो हमने निकाल लिया 0.3। अब इन दोनों भागों का भी हमें मान चाहिए, जो दोनों छोटे उपभाग है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक उपभाग मतलब एक छोटे वाले भाग का मान क्या है। कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहां से टोटल उपभाग कितने हैं, 40। भाई छोटे वाले टोटल कितने हैं, 40 है। कितने में 40 भाग किए गए हैं, 1 इंच में किए गए। 1 इंच में टोटल 40 उपभाग किए गए। 1 इंच में टोटल कितने उपभाग है, 40 उपभाग है, 40 उपभाग किए गए। हमें चाहिए 1 का मान। 1 का मान पता चल जाता तो 2 का निकाल करके उसी में जोड़ लेते हैं। 1 का कैसे पता चलेगा, तो देखिए 1 इंच में 40 उपभाग है, तो 1 इंच में 40 है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि 40 उपभाग जो है हमारा किसके बराबर है, 1 इंच के बराबर है। किसके बराबर है, 1 इंच के बराबर है। एक उपभाग किसके बराबर होगा, एक जो छोटा वाला उपभाग है, एक उपभाग मतलब जो छोटा वाला भाग है वो बराबर होगा 1/40 इंच के। क्लियर है, 1/40 इंच। तो एक उपभाग का मान निकाल लीजिए। एक उपभाग मतलब छोटे वाले भाग का मान कितना होगा, तो यहाँ पे भाग दे देंगे, दशमलव होगा तो 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा 0 बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा। 40 दूना 80, भाग दे के देख लेना आप लोग। 80 20 बचेगा, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ जाएगा 200, और 40 बचे 200। इतना इंच आ गया एक उपभाग का मान। जबकि हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए 1, 2, क्योंकि यहां तक हम मान निकाल चुके हैं। अब 2 का और निकाल करके उसी में जोड़ देंगे तो टोटल हमें यहां तक का मान मतलब स्लीव की माप का मान हमें पता चल जाएगा। तो 2 उपभाग का मान कितना होगा, अगर एक उपभाग का मान इतना है तो 2 का, ठीक है, सॉरी 2 उपभाग का मान कितना होगा, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 0.025, 2 पचे 10 को 0, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 0 दशमलव, देखिए 0.050 कितने किसका मान आया, 2 उपभाग का मान आया। और एक बड़ा वाला जो था उसका हमने यहाँ पे निकाला था 0.3, और छोटे वाले का मतलब 0.3 था। यहाँ पे देखा था आपने, यहाँ तक हमने कितना निकाला था 0.3 प्लस 2 छोटे वाले का मान हमने निकाल लिया कितना 0.050। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल हमें स्लीव की माप का मान का पता चल जाएगा। कितना हो गया 0.350, ये हो जाएगा टोटल। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कहां से कहां तक मान होगा, यहां से लेकर के यहां तक। मतलब स्लीव की माप हमें पता चल गई कितनी है, 0.350 इंच में निकल रहा है। प्लस अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थिम्बल का कौन सा भाग डेटम लाइन के सीध में। देखिए 9वां भाग सीध में है तो 9 लिख लेंगे, गुणे लिस्ट काउंट। तो देखिए हमें मालूम है मीट्रिक का लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमान किसका, मीट्रिक का जो होता है हमारा होता है 0.01 mm। लेकिन हम यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं, ब्रिटिश वाले का निकाल रहे हैं, इंच वाले का निकाल रहे हैं। तो हमें लिस्ट काउंट पता होनी चाहिए किसकी, ब्रिटिश वाले की। ब्रिटिश वाले में कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 0 बढ़ जाएगा, 0.001 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो हम ब्रिटिश वाले की निकाल रहे हैं तो ब्रिटिश वाला लिस्ट काउंट लिखेंगे। कितना लिखेंगे 0.001। अब यहाँ पे बस इसका गुणा करके जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा
0 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 9 आ जाएगा, बाकी यही 0.359। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, ब्रिटिश वाले का ऑप्शन। देखिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, और ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये चीज आपको बस पता होनी चाहिए। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है, उसके 1 इंच में बड़े वाले जो उपभाग होते हैं 10 भाग किए जाते हैं, और उसके नीचे जो छोटे उपभाग किए जाते हैं वो 1 इंच में 40 किए गए होते हैं। मतलब एक भाग में 4 किए गए होते हैं, तो चूंकि बड़ा वाला 10 है तो 10 को 40 हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होगा, तभी आप एक क्वेश्चन सही से कर पाओगे, नहीं तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा दोबारा इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप बताइएगा, मैं माइक्रोमीटर रियल में आपको माइक्रोमीटर दिखा करके उस पर समझा दूंगा, तो शायद आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। तो अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं माइक्रोमीटर का अलग से वीडियो बना दूंगा। माइक्रोमीटर आपको प्रैक्टिकली मतलब सामने से दिखा करके उसका वीडियो बना दूंगा, कैसे कैसे यह भाग जो मैं बता रहा हूं कैसे उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी, क्योंकि यह वाला जो सेक्शन था इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में भी आई होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।